हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ईवीएस की, जो सीटेट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ईवीएस का होगा, और जो भी आपके मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं ईवीएस में जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछता है वो सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सीटेट एग्ज़ाम में, तो हम सबसे पहले बात करते हैं थीम्स और सब थीम की बात करेंगे। ये आपका हर साल पूछता है सीटेट एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि ईवीएस के जो थीम और सब थीम क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ईवीएस के थीम्स और सब थीम की बात करेंगे कि ईवीएस के जो थीम होते हैं वो कितने होते हैं और सब थीम कितने होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है ईवीएस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईवीएस की जो थीम है वो कितनी है। 6 थीम है ईवीएस की। ईवीएस के कितने थीम होते हैं? ईवीएस के 6 थीम होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड क्या है? भोजन, फूड। और थर्ड क्या है? पानी, वाटर। फोर्थ आश्रय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेल्टर बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्या है? यात्रा करना, ट्रेवल्स। और सिक्स लास्ट क्या आपका? चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो चीज़ें हम करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये थे हमारे ईवीएस के जो मेन थीम है 6, उनके बारे में हमने बात किया है। उसके बाद सब थीम की हम बात करेंगे कि ईवीएस के जो सब थीम होते हैं, उप थीम होते हैं, वो कितने होते हैं। तो वो आपके 4 होते हैं। ईवीएस के जो सब थीम होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट रिलेशनशिप, संबंध। सेकंड क्या है? काम और खेल। थर्ड क्या है आपका? जानवर। और फोर्थ क्या है? पौधे। ये टोटल आपके क्या थे? 6 थीम थे और 4 सब थीम थे ईवीएस के। इसमें जो क्वेश्चन होता है वो कैसे पूछता है कि वो ऐसा कौन सा थीम है जिसके सब थीम है। तो थीम कौन से हैं देखिए यहाँ पे, फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम कितने हैं? तो यहाँ पे 4 होते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सर्किल ऐसे चल रहा है, देखिए। जो उप थीम होते हैं, सब थीम, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। रिलेशन, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। ये आपके क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स के सब थीम है। और जो थीम है आपके वो कौन से हैं देखिए, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, और हम जो चीज़ें सोचते हैं वो करते हैं। तो इसका याद करने का जो तरीका है वो देखिए कैसे आप याद करोगे इसको, जो मेन थीम है ईवीएस के। सबसे पहले हमें परिवार और फ्रेंड्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर परिवार है तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसके बाद भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले परिवार होता है, फिर उसके बाद परिवार और मित्र, उसके बाद क्या होता है आपका? भोजन। परिवार है तो उसको भोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड क्या है? भोजन। उसके बाद जल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भोजन करने के बाद जल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्या करेंगे? आराम की भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, आराम की ज़रूरत। उसके बाद क्या करते हैं? पानी पी करके फिर आराम करते हैं अपने घरों में। उसके बाद क्या करते हैं? जब आराम कर लेते हैं, नेक्स्ट उसके बाद कहीं भी उनको अगर यात्रा करना हो तो उसके बाद वो ट्रेवल करने निकलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जब वो यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें भी उनके माइंड में होती है, जो भी चीज़ें वो सोचते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, फिर वो क्या वो करते हैं। जो भी चीज़ें वो सोचते हैं फिर वो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इनकी सर्किल ऐसे चलती रहती है। यही आपके क्या है? थीम के, ईवीएस के थीम है 6। टोटल कितने? 6 थीम है। और उनके सब थीम की हम बात करें तो जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के जो सब थीम है वो कितने हैं देखिए, संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। ये टोटल आपके थीम और सब थीम है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे झूम फार्मिंग की।
झूम खेती की हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, झूम खेती आपका क्यों करते हैं ये झूम खेती, और कहाँ का झूम खेती कहाँ का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे झूम फार्मिंग की, झूम खेती की हम बात करेंगे। झूम की खेती ये क्या है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि एक प्रकार का फसल जब हम करते हैं तो वहाँ पे जो फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को हम काटने के बाद, जो फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटने के बाद हम कुछ वर्षों तक वैसे ही वो खेत छोड़ देते हैं, वहाँ पे कुछ भी हम फिर से उगाते नहीं हैं। उसके बाद उससे क्या होता है, देखिए उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काटकर जला दिया जाता है और राख और भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। जो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो फसल हम उगाते हैं उसको काट करके दोबारा उनमें फसल उगाया नहीं जाता है, उन्हें वैसे ही वो खेती छोड़ देते हैं कई वर्षों के लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम, देखिए कि वो जो भूमि होती है जब ज़्यादा वर्षों तक छोड़ देते हैं तो वहाँ पे खरपतवार घास वगैरह जम जाते हैं, तो उस खरपतवार को केवल काटा जाता है और काट के खेत में ही उसको जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है उनके राख से। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, उन्हें जोता नहीं जाता। हमारे यहाँ क्या होता है, जो खेती हम करते हैं तो वो खेत को क्या करते हैं, हम जोत देते हैं, तो वहाँ जोता नहीं जाता है, वहाँ पे क्या होता है केवल हल्का हल्का उसको खोदा जाता है। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, वहाँ पे जो भी खरपतवार उगते हैं खेत में जब कई वर्षों तक छोड़ देते हैं तो उसको उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है, उनको ऊपर से काट दिया जाता है, उनको जड़ से उखाड़ा नहीं जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए या मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करते हैं। उनको केवल ऊपर से काट दिया जाता है और ताकि वो मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी को उपजाऊ बना दें। यह मिजोरम में किया जाता है, ये जो झूम की खेती होती है वो कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि झूम की जो खेती होती है वो कहाँ की फेमस है, कहाँ पे किया जाता है झूम की खेती, तो आपके मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो मिजोरम की मुख्य फसल होती है वो क्या होती है, तो चावल की होती है। मिजोरम की जो मुख्य फसल होती है वो चावल की होती है। ये इम्पोर्टेंट था झूम फार्मिंग, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में अपने। पूछ सकता है क्वेश्चन इससे कि झूम खेती जो होती है वो कहाँ होती है, तो मिजोरम में किया जाता है और वहाँ पे जो मुख्य फसल है वो क्या चीज़ है, तो आपका वहाँ पे चावल है। मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो क्या है, चावल। उसके बाद हम बात करेंगे रैट के बारे में, चूहा के बारे में बात करेंगे कि चूहा के क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है चूहा से भी रिलेटेड, क्योंकि ईवीएस में डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है जो आपका 15 नंबर का होता है। तो ये सारे जो पॉइंट है आपके इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चूहा के बारे में हम बात करते हैं। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की जो क्षमता होती है उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत अधिक होती है। यह चूहा है, फिगर में आप देख सकते हो। इनकी जो देखने की शक्ति होती है ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। चूहे की देखने की शक्ति बहुत कम होती है लेकिन इनके सूंघने की शक्ति, सूंघने और स्पर्श करने की, स्वाद लेने की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। उनकी जो क्षमता होती है स्वाद लेने की, स्पर्श करने की और सूंघने की बहुत अधिक होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका एग्जाम में कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी देखने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, तो किसकी होती है, चूहे की। उसके बाद हम बात करेंगे विष्णुचिन चालकर के बारे में। हम बात करेंगे कि विष्णुचिन चालकर कहाँ के रहने वाले थे और क्या थे वो, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए
विष्णु चिंचालकर के बारे में हम बात करेंगे। आप फिगर में देख सकते हो, ये विष्णु चिंचालकर हैं, ये विष्णु चिंचालकर हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर के मध्य प्रदेश के थे। ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। जो विष्णु चिंचालकर थे वो क्या थे? एक कलाकार थे। विष्णु चिंचालकर एक कलाकार थे। पेपर में पूछ सकता है आपके कि विष्णु चिंचालकर क्या थे, तो विष्णु चिंचालकर आपके कलाकार थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के रहने वाले थे और ये सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्ते से ये चित्र बनाते थे। क्या थे? ये कलाकार थे और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाले थे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है आपका। सबसे फर्स्ट क्या बनेगा कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि विष्णु चिंचालकर क्या थे? तो विष्णु चिंचालकर एक कलाकार थे। और जो क्वेश्चन थर्ड है आपका वो क्या बन सकता है कि जो विष्णु चिंचालकर ये हैं वो कौन से पत्ते यूज करते थे? कौन से पत्ते यूज करते थे अपने वो चित्र बनाने के लिए? तो सूखे पत्ते का यूज करते थे चित्र बनाने के लिए। यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हो, ये सूखे पत्ते से जानवर भी बनाते थे और पक्षी वगैरह सब कुछ बनाते थे ये सूखे पत्ते से। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो जानवर, पक्षी, जैसे चूहा है ये पत्ते से, सूखे पत्ते से बनाया है। हाथी का ये जो होता है इसको भी सूखे पत्ते से बनाया है इन्होंने। और ये पक्षी है। ये था विष्णु चिंचालकर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है डायरेक्ट। Who did विष्णु चिंचालकर यूज टू मेक पिक्चर्स? ऑप्शन में क्या है देखिए, ड्राई लिप्स, वेट लिप्स, ड्राई कलर्स, फोर्थ क्या है? चार्ट। यहाँ पे हिंदी में भी बात की गई है विष्णु चिंचालकर की। तो विष्णु चिंचालकर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो किस चीज का उपयोग करते थे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में, इसके पहले ही बताया हमने। तो ये सूखे पत्ते का यूज करते थे। सूखे पत्ते से वो जानवरों के, पक्षियों के चित्र बनाते थे विष्णु चिंचालकर। तो ये आपका राइट आंसर होगा, सूखे पत्ते। ड्राई लिप्स से वो क्या करते थे? जानवरों के चित्र बनाते थे, पक्षियों के चित्र बनाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि विष्णु चिंचालकर कौन थे? इनके बारे में हम बात करेंगे। Who was विष्णु चिंचालकर? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द सिंगर। सेकंड ऑप्शन क्या है? द आर्टिस्ट। थर्ड ऑप्शन ऑथर। और फोर्थ क्या है? लीडर। तो इसमें बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो ये कलाकार थे। आंसर कौन सा सही होगा? विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो ये एक कलाकार थे। ये आपका राइट आंसर होगा, विष्णु चिंचालकर एक कलाकार थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट एग्जाम में। उसके बाद हम गांधी जी की बात करेंगे। इनके बारे में हम बात करेंगे, पूछ सकता है आपका एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज है। तो क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा आपका एग्जाम में, देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब शुरू की गई थी? तो ये 150वीं वर्षगांठ, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ में। उसके बाद ये क्या बताता है हमें, एहसास क्या दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि स्वच्छता क्या है? हमारा फर्ज है। ये था गांधी जी के बारे में।
उसके बाद हम एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल से भी रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछता है सीटेट एग्जाम में, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जंतु के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोर के बारे में। ये आपका मोर है, इसके बारे में बात करेंगे कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सबको पता होगा कि मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और गिद्ध की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये फिगर में गिद्ध है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, तो कौन सा वो जानवर है, तो गिद्ध है वो। वल्चर कीप्स द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स। गिद्ध क्या करते हैं कि मरे हुए जानवरों को खाकर जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण को, वो स्वच्छ रखते हैं। उसके बाद देखिए हम कठफोड़वा चिड़िया के बारे में बात करेंगे और दर्जन चिड़िया के बारे में। कठफोड़वा चिड़िया और दर्जन चिड़िया के बारे में बात करेंगे। ये फिगर में जो है ये है आपका कठफोड़वा चिड़िया है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके, कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती हैं और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तनों में ही अपना घोंसला बनाती हैं, तो कौन सा पक्षी है वो, कठफोड़वा चिड़िया है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती हैं और वो पेड़ के जो तने में जो छिपे कीड़े होते हैं उनको वो खाती हैं। घोंसला अपना ये कहाँ बनाती हैं, पेड़ के तनों में। उसके बाद हम बात करेंगे दर्जन चिड़िया की। हम बात करेंगे, ये आपकी दर्जन चिड़िया है, उसकी बात करेंगे। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती हैं। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती हैं, अपनी जो ये नुकीली इनकी चोंच होती है इनसे सिल करके, ये घोंसला इनका नुकीली चोंच से इनको सिल करके क्या करती हैं, वो घोंसला बनाती हैं। कौन सी चिड़िया है वो, तो वो दर्जन चिड़िया है। ये था कठफोड़वा चिड़िया और दर्जन चिड़िया के बारे में। तो कठफोड़वा चिड़िया पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती हैं और दर्जन चिड़िया कैसे बनाती हैं, जो उनकी नुकीली चोंच होती है उससे सिल करके अपना घोंसला तैयार करती हैं, घोंसला बनाती हैं। द टेलर्स बर्ड मेक्स इट नेक्स्ट बाय स्टिचिंग लीव्स फ्रॉम इट पॉइंटेड बिक। ये था दर्जन चिड़िया और कठफोड़वा चिड़िया के बारे में। उसके बाद देखिए मैना और उल्लू के बारे में बात करेंगे। उनके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछ सकता है 1 नंबर में। तो ये देखिए फिगर में ये मैना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। पक्षियों के जो चलने और गर्दन घुमाने, उड़ने के जो फीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके होते हैं पक्षियों के उड़ने के, चलने के और गर्दन घुमाने के। यहाँ पे मैना की हम बात करेंगे। मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो वो कौन सा पक्षी है, मैना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैना अपनी जो गर्दन होती है उनको आगे पीछे झटके से करती हैं। उसके बाद हम उल्लू की बात करेंगे। यहाँ पे ये उल्लू है, फिगर में आप देख सकते हो। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 अप टू गर्दन अपनी क्या करता है, पीछे तक घुमा सकता है। तो कौन सा पक्षी है वो, उल्लू है। उल्लू क्या करता है, अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये था उल्लू और मैना के बारे में। मैना क्या करती है, अपना गर्दन झटके से आगे पीछे घुमाती है और उल्लू 360 अप टू अपना गर्दन पूरा घुमा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रॉबिन्स पक्षी की हम बात करेंगे, जिसको हिंदी में कलचिड़ी बोलते हैं। कलचिड़ी पक्षी के बारे में बात करेंगे। कलचिड़ी पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ पे बनाती हैं, तो उनकी हम बात करेंगे इंडियन रॉबिन्स की, जिनको हिंदी में कलचिड़ी बोलते हैं। ये पक्षी कौन सी है, ये कलचिड़ी पक्षी है। कौन सी पक्षी है, कलचिड़ी पक्षी है। देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड, इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन एंड इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग। वो अंडे अपने कहाँ देती हैं, देखिए उनके बारे में हम बात करेंगे। सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच में खाली जगह में कलचिड़ी जो पक्षी होती है वो अंडे देती हैं। पत्थरों के बीच में कलचिड़ी पक्षी जो होती हैं वो अंडे कहाँ देती हैं, तो वो पत्थरों के बीच में अंडे देती हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो कलचिड़ी पक्षी अंडे कहाँ पे देती हैं अपने, तो वो पत्थरों के बीच में अंडे देती हैं। ये था इंडियन रॉबिन्स के बारे में हम बात किए थे। उसके बाद नेक्स्ट था कोयल के बारे में बात करेंगे। कोयल के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही मीठी होती है, पर वह अपना जो घोंसला नहीं बनाती हैं। जो कोयल होती हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती हैं। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जो टॉपिक है कोयल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है। तो कौन से पक्षी है, ये कोयल है। और इसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही सुरीली होती है, बहुत ही मीठी होती है। ये कोयल क्या करती है कि जो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में देती है, कौवे के घोंसले में देती है। और कौवा क्या करता है, कौवा क्या करता है कि वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी जो अंडे होते हैं उनको भी सेता है, उनको भी पालता है। तो ये कौन सी पक्षी है, कोयल है। वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। इट ले इट्स एग इन अ क्रो नेस्ट। कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। तो ये था कोयल के बारे में। उसके बाद डव पाख्ता पक्षी के बारे में बात करेंगे। डव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाख्ता बोलते हैं। डव की बात करेंगे। डव्स जो पक्षी होती हैं जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाख्ता बोलते हैं। ये आपका पाख्ता पक्षी है, फिगर में देख सकते हो। इनके क्या फीचर्स है देखिए। डव्स जो पाख्ता पक्षी होती हैं, द डव्स मेक्स इट नेस्ट among the thorns of a cactus plant। जो पाख्ता पक्षी होती हैं वो कहाँ पे अपने घोंसला बनाती हैं, तो वो कैक्टस का पौधा होता है उनके बीच में वो घोंसला बनाती हैं अपना। वो कौन सी पक्षी है, तो वो पाख्ता पक्षी है। वो अपने घोंसले कहाँ बनाती हैं, तो कैक्टस का पौधा होता है उनके बीच में वो अपने घोंसले बनाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डिजर्ट ओक के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। डिजर्ट ओक के बारे में हम बात करेंगे। डिजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डिजर्ट ओक की बात करेंगे, आप फिगर में देख सकते हो। ये जो पेड़ है ये डिजर्ट ओक का पेड़ है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तान ओक। ये कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि डिजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी जो ओक होता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। जो ये पेड़ होता है डिजर्ट ओक का,
वो क्लासरूम के इतना लंबा होता है। जो हमारा क्लासरूम होता है दीवार इतना वो लंबा होता है। ये था डिजर्ट ओक के बारे में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद हम माघ बिहू के बारे में बात करेंगे। माघ बिहू कहाँ पे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। माघ बिहू के बारे में, माघ बिहू इज सेलिब्रेशन ऑन 14 and 15 जनवरी, 1st and 2nd माघ द 10th month ऑफ असमिया कैलेंडर। जो माघ बिहू होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 14-15 जनवरी को। माघ बिहू 14-15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरका एंड दैट डे पीपल्स build a temporary shed called भेला घर and have a community feast। जो फर्स्ट डे होता है माघ बिहू का उसको हम क्या बोलते हैं? उरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट डे होता है माघ बिहू का मनाने का, जो 14 जनवरी और 15 जनवरी को मनाते हैं, तो 14 जनवरी को जो मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उरका बोलते हैं। बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ राइस इन असम। दीज आर स्टिकी राइस। बात करेंगे, बोरा जो है वो एक प्रकार का चावल है। बोरा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्ड, वो क्या है? एक प्रकार का चावल है जो कहाँ पे होता है? असम में। कहाँ पे होता है? असम में होता है। और ये चावल किस टाइप के होते हैं? तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे होते हैं। ये फिगर में भी आप देख सकते हो, ये माघ बिहू मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो 14-15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो 14 जनवरी को मनाया जाता है माघ बिहू, उसको क्या बोलते हैं? उरका बोलते हैं। जो फर्स्ट डे मनाया जाता है उसको उरका बोलते हैं। और जो बोरा वर्ड है यहाँ पे, ये क्या है? एक प्रकार का चावल है जो असम में पाया जाता है। और ये जो चावल है वो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे होते हैं। ताओ कढ़ाई, वहां पे असम में कढ़ाई को ताओ बोलते हैं। भात सुक्तो, असम में जो चावल और रसे वाली सब्जी होती है, असम में क्या बोलते हैं? भात सुक्तो बोलते हैं। इसके बारे में बात किया गया है कि कढ़ाई को असम में ताओ बोलते हैं और जो भात सुक्तो होता है वो किस चीज को बोलते हैं? वो चावल और रसे वाली जो सब्जी होती है असम में उसको भात सुक्तो बोला जाता है। ये था माघ बिहू के बारे में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। तो नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं? इसके पहले हमने बात किया था कि बताइए कौन सी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो वो कौन सी पक्षी है? मैना। मैना क्या करती है कि जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। और उल्लू क्या करता है कि 360 अप टू अपना गर्दन घुमा लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो कौन सा पक्षी है? देखिए उल्लू। उल्लू क्या करता है? अपना जो गर्दन होता है वो 360 अप टू घुमा लेता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ये जो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछते हैं ईवीएस में। तो देखिए कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? तो वो है गिद्ध। गिद्ध क्या करता है कि मरे हुए जानवरों को खाकर हमारा जो पर्यावरण है उनको स्वच्छ रखता है। तो ये आपका आंसर सही होगा, गिद्ध। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? तो वो आपका कठफोड़वा चिड़िया है। कठफोड़वा चिड़िया क्या करती है, पेड़ों के तनों में जो छिपे कीड़े होते हैं उनको खाती हैं, और पेड़ के जो तने होते हैं वहीं पे वो घोंसला बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाते हैं? तो वो है आपका दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया क्या करती हैं, सी करके घोंसला बनाती हैं। यहाँ पे दर्जी वर्ड से भी आपको आप ट्रिक लगा सकते हो। दर्जी वर्ड से मतलब, दर्जी मतलब क्या, दर्जी क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। तो ये पक्षी भी क्या करते हैं, वैसे ही अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल करके घोंसला तैयार करती हैं अपना। तो ये कौन सी पक्षी है, दर्जिन चिड़िया है, दर्जिन पक्षी। उसके बाद हम रेलवे टिकट जो होता है, सभी लोगों ने देखा होगा रेलवे का जो टिकट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। रेलवे टिकट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, आपका टिकट है। ऐसे टिकट होते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा। तो बात करेंगे रेलवे टिकट की। दी ट्रेन नंबर, जो रेलवे का ये टिकट होता है उसमें क्या दिया होता है, ट्रेन नंबर दिया होता है। यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर दिया होता है। और सेकंड, द बर्थ एंड द कोच नंबर, कौन सा बर्थ है और कौन सा कोच है वो भी दिया होता है टिकट में। उसके बाद फेयर दिया होता है, टिकट का जो प्राइस होता है वो यहाँ पे दिया होता है 257,8 ये जो प्राइस है आपका, ये प्राइस दिया होता है टिकट पे। और डिस्टेंस, जहाँ जितनी दूरी तय करनी होती है जिनको भी, वो डिस्टेंस भी उसमें किलोमीटर में दिया होता है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ द स्टार्ट जर्नी, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हो कि जिस डेट से, वो डेट भी दिया होता है यहाँ पे टिकट में। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है जो रेलवे की टिकट होती हैं। फर्स्ट, ट्रेन नंबर दिया होता है, जिससे आप, क्योंकि हजारों ट्रेन होंगी तो आपको पता नहीं लग पाएगा, तो इससे क्या होता है, जो टिकट पे ट्रेन नंबर होगा तो ट्रेन नंबर से क्या करते हैं, वो अपना ट्रेन का पता लगा लेते हैं। फिर डेट उसमें दिया होता है मेंशन कि हमें किस डेट पे जर्नी स्टार्ट करनी है अपनी। और उसमें बर्थ और कोच दिया होता है, उनसे क्या करते हैं, वो अपने सीट तक पहुंच जाते हैं और अपने कोच में पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद उस पर प्राइस दिया होता है कि जो टिकट का जो प्राइस होता है वो कितना है, वो दिया रहता है। और डिस्टेंस उस पर मेंशन होती है कि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे। ये था रेलवे टिकट के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फेरी के बारे में। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरी क्या है। तो फेरी एक प्रकार का बोट है, जिससे क्या करते हैं, ये फिगर में आप देख सकते हो, जो नदी होती है उसको पार कर सकते हैं हम इस नाव से। जो फेरी बोट है उससे क्या करते हैं, नदी को हम पार कर लेते हैं। उसके बाद हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हमने बात किया था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछता है हर साल एग्जाम में। कर्णम मल्लेश्वरी, ये फिगर में आप देख सकते हो, ये क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी है। इनके बारे में हम बात करेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। उसके बाद सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। इनके जो पिताजी हैं वो क्या है, पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट
व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब ये कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग वाला काम कब स्टार्ट की थी? जब ये 12 साल की थी। जब ये 12 साल की थी तभी से वे वेट लिफ्टिंग वाला काम स्टार्ट कर दी थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। जो वेट लिफ्ट जो उठाई थी वो उनका वेट कितना था वेट लिफ्टिंग का? तो वो 130 केजी था, 130 किलो उसका वेट था। कर्णम हैज ऑन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीता है इन्होंने, कर्णम मल्लेश्वरी ने इंटरनेशनल लेवल में 29 मेडल्स जीता है। उसके बाद हर 4 सिस्टर्स ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी की 4 सिस्टर हैं, वो भी क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग वाला जो वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करती रहती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के 4 सिस्टर हैं, वो वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करती हैं। तो ये सारे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? एक वेट लिफ्टर हैं। इनके पिताजी क्या करते हैं? एक पुलिस कांस्टेबल हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं कर्णम मल्लेश्वरी? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने कब स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग वाला काम? तो ये जब 12 साल की थी तब से ये वेट लिफ्टिंग वाला अपना काम स्टार्ट कर दी थी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और ये कितना केजी वेट उठाई थी? तो वो 130 केजी। इंटरनेशनल लेवल में कितने मेडल जीता है इन्होंने? तो 29 मेडल जीता है। ये हिंदी में है, सेम चीजें पढ़ लीजिएगा आप कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। उसके बाद देखिए जो कपड़ों की रंगाई हम करते हैं उनमें क्या क्या चीजें मिला करके हम कपड़ों की रंगाई करते हैं। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग करके हम कपड़ों की रंगाई करते हैं। कपड़ों को रंगने के लिए किन किन फूलों का यूज करते हैं? तो गेंदा, जेनिया और भी सारे फूल होते हैं, उनका हम यूज करते हैं कपड़ों की रंगाई के लिए। उसके बाद देखिए इत्र के बारे में बात किया गया है कि इत्र जो है वो कहाँ का फेमस है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए फेमस है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि इत्र बनाने के लिए कौन सा जिला फेमस है और वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो कन्नौज जिला है जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये था इत्र के बारे में। कहाँ का फेमस है? तो ये कन्नौज जिला का फेमस है जो आपका कहाँ पड़ता है? स्टेट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे इत्र बनाए जाते हैं। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग की हम बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की हम बात करेंगे। ये जो फिगर में आप देख रहे हो ये मधुबनी पेंटिंग है। जो चित्र में ये डिजाइन दिखाया जा रहा है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मधुबनी बोलते हैं। जो ये डिजाइन दिख रहा है आपको फिगर में इनको मधुबनी बोलते हैं। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। ये बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध डिजाइन है मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार में एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम पर इस पेंटिंग को रखा गया है। इस पेंटिंग का जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है? देखिए कि बिहार में एक जिला है मधुबनी, मधुबनी जो जिला है उसी के नाम पे ये पेंटिंग का नाम रखा गया है। जो ये डिजाइन आप देख रहे हो इसका नाम मधुबनी जिला पड़ता है बिहार में, उसी नाम पे ये फेमस है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। जो ये डिजाइन बनाई जाती है वो कैसे तैयार की जाती है? तो जो चावल के पाउडर के पेस्ट, जो चावल का पाउडर होता है उनका घोल तैयार करके उनसे ये पेंटिंग तैयार की जाती है। और जिसमें रंग भी मिलाए जाते हैं, जो चावल के पेस्ट होते हैं उनको घोल के उसमें रंग भी मिलाए जाते हैं जिससे ये कलरफुल आपको दिख रहे हैं। इसमें फिगर में आप देख सकते हो। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है।
इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जो मधुबनी पेंटिंग जो डिजाइन तैयार की जाती है उसमें क्या क्या बनाए जाते हैं। इसमें तो पक्षियों को भी बनाया जाता है, उनके चावल के जो मतलब पाउडर होते हैं उनका घोल तैयार करके उसमें कलर मिलाया जाता है, उसमें फूल वगैरह भी मिलाए जाते हैं। वो फूल देखिए कौन से होते हैं, नील, हल्दी, फूल, पेड़, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं उसमें। उसके बाद जानवर, पक्षी, इंसान, सब चीज़ इसमें डिजाइन तैयार किया जाता है। और ये सारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। देख रहे होगे आप, ये कलरफुल होते हैं। ये आपका क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। कहाँ का है ये मधुबनी पेंटिंग, तो बिहार राज्य में मधुबनी जिला पड़ता है, वहाँ का ये पेंटिंग फेमस है। उसके बाद देखिए वनस्पति जगत के बारे में हम बात करेंगे। वनस्पति जगत के बारे में हम बात करेंगे। रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। भूभाग के मैक्सिमम क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। जो डिजर्ट ओक होता है आपका, ये रेगिस्तानी ओक जो पेड़ होता है, वो इसे क्या बोलते हैं, प्यासी धरती की भूमि भी बोलते हैं। वहाँ पर यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। ये था आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद देखिए बर्ड्स के बारे में, इसके पहले भी हमने बताया है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो रॉबिन पक्षी होती हैं, बर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स के बारे में हर साल पूछता है, तो आप रिवीजन कर लीजिए। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती हैं। रॉबिन पक्षी जो होती हैं वो अंडे कहाँ देती हैं, पत्थरों के बीच में देती हैं। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती हैं। जो कोयल पक्षी होती है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती हैं, वो अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। वो कौन सी पक्षी है, तो वो कोयल है। और कौन से पक्षी के घोंसले में अंडे देती है, तो वो कौवे के घोंसले में अंडे देती हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करती हैं। पक्षी घोंसला क्यों बनाती हैं, तो वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं। उसके बाद अलबिरूनी के बारे में हम बात करेंगे। ये कौन थे और कब आए थे, कहाँ से आए थे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अलबिरूनी के बारे में कि कौन थे, कब आए थे और कहाँ से आए थे, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अलबिरूनी के बारे में, मोर देन 1000 ईयर एगो अ ट्रेवलर कम टू इंडिया, हिज नेम वाज अलबिरूनी। यहाँ पे हम बात करेंगे अलबिरूनी की। हजारों साल पहले एक ट्रेवलर आए थे। कहाँ से आए थे वो, भारत से आए थे। भारत में आए थे वो क्या थे, ट्रेवलर थे एक। अलबिरूनी क्या थे, एक ट्रेवलर थे। हजारों साल पहले वो भारत में आए थे और उनका नाम क्या था, उनका नाम था अलबिरूनी। हजारों साल पहले एक ट्रेवलर आए थे इंडिया में, उनका नाम क्या था, अलबिरूनी था। द प्लेस दैट ही कम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। ये देखिए फिगर में आप देख सकते हो, ये कौन है, अलबिरूनी है और ये इंडिया में आए थे। ये क्या, एक ट्रेवलर है। कहाँ से आए थे ये, तो उज्बेकिस्तान से आए थे। एग्जाम में पूछ सकता है कि अलबिरूनी कहाँ से आए थे इंडिया में, तो वो उज्बेकिस्तान से आए थे। हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से आए थे इंडिया में। तो ये था आपका अलबिरूनी के बारे में। उसके बाद दड़की माई के बारे में हम बात करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका जो पॉइंट है नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो दड़की माई की हम बात करेंगे। दड़की माई के बारे में ये फिगर में आप देख सकते हो, ये कौन है, ये दड़की माई है। इनका जो मेन जो एम था, इन्होंने क्या किया था कि जो पानी की समस्या का समाधान किया था इन्होंने। और कहाँ की रहने वाली थी ये,
तो अलवर ज़िले की रहने वाली थी, राजस्थान के अलवर ज़िले की रहने वाली थी, और ये पानी के समस्या का समाधान किया था इन्होंने, जिनका नाम क्या था, दड़की माई। देखिए डिटेल में इनके बारे में बात किया गया है कि राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती थी। ये जो दड़की माई है वो राजस्थान के अलवर ज़िले की रहने वाली थी। इस गांव की औरतें, जो अलवर गांव है, जो राजस्थान के अलवर गांव है, वहाँ की औरतों के बारे में देखिए बताया गया कि इस गांव की औरतों को का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में निकल जाता था। अलवर गांव की जो औरतें थी वहाँ पे उनका जो पूरा समय, जो उनका पूरा टाइम था वो कैसे निकलता था, देखिए घर के कामों में और जानवरों की देखभाल करने में उनका पूरा समय निकल जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में भी पूरी रात लग जाती थी। पहले क्या होता था वहाँ पे कि कभी कभी जानवरों के लिए जो कुएं से पानी जब वो खींचते थे तो पूरी रात लग जाती थी, क्योंकि पानी की समस्या थी वहाँ पे। जब गर्मियों में कुएं भी, और जब गर्मी पड़ती थी ज़्यादा तो वहाँ पे कुएं भी सूख जाते थे, तो उनको गांव क्या होता था, छोड़ना पड़ जाता था। पानी की वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ जाता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर एक तालाब बनाया। संस्था के साथ वहाँ के जितने भी लोग थे उनके साथ मिल के दड़की माई ने एक तालाब तैयार किया, तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई। जब उन्होंने तालाब बना लिया तो उससे क्या हुआ कि जानवरों के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती थी उनकी परेशानी कुछ कम हो गई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। जानवरों को समस्या, पानी की समस्या होती थी पहले, लेकिन अब वो समस्या दूर हो गई। किस वजह से, तालाब बनने की वजह से। तो जानवर भी क्या हो गए, उनको पानी की परेशानी कम हो गई, जिससे दूध भी मिलना शुरू हो गया उनको। लोगों की कमाई भी बढ़ गई, दूध मिलने लगा। दूध क्या करते, कुछ लोग तो खाने के लिए भी यूज कर लिए और कुछ लोग अपना बेच लिए, उससे भी क्या हुआ, उनका आमदनी बढ़ गया, कमाई बढ़ गई उनकी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर बेचते हैं। जब दूध मिलने लगा उनको तो उसका मावा बना के लोग बेचते हैं, उससे क्या होता है, उनकी कमाई बढ़ गई। तो ये था दड़की माई के बारे में, इन्होंने पानी की समस्या का समाधान किया था। और इससे क्या हुआ, पानी की जब भरपाई उनको हो गई तो उससे क्या हुआ, उनको गांव भी छोड़ना नहीं पड़ता था। नहीं तो पहले क्या था कि कुएं सूख जाते थे तो उनको गांव छोड़ के जाना पड़ता था। तो ये था आपका पूरा दड़की माई के बारे में। इन्होंने पानी की समस्या का समाधान किया था, एक संस्था बना के तालाब इन्होंने बनाया था, जिससे पानी की समस्या दूर हो गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में बात करेंगे। स्टेथोस्कोप के बारे में हम बात करेंगे। ये फिगर में भी आप देख सकते हो, ये क्या है, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो स्टेथोस्कोप है। सभी लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर लगा के रहते हैं गले में। ये किस लिए होता है, जो दिल की धड़कन होती है उसको सुनने के लिए। जो दिल की धड़कन होती है उसको सुनने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप फिगर में भी देख सकते हो। देखिए ये डॉक्टर है, वो स्टेथोस्कोप लगा के दिल की धड़कन को सुन रहा है। द ब्रेथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड द टेम्परेचर। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप की। ये किस लिए यूज किया जाता है, तो हार्ट बीट को सुनने के लिए। लिसन आवर हार्ट बीट, इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के बारे में बात करेंगे। ये क्या एक प्रकार की कहानी है। कहानी का नाम क्या है, ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड। दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन
फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ब्लो कोल्ड और ब्लो हॉट जो है वो एक प्रकार की कहानी है। किन्होंने लिखा है इसको? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? वो इंडिया के राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने कहानी लिखी थी, उस कहानी का क्या नाम था? ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड। उसके बाद वाइदा प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर वाइदा प्रिज्म के बारे में। लेफ्टिनेंट कमांडर, ये फिगर में देख सकते हो, ये क्या थी? वाइदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी। इनके बारे में बात करेंगे। सी इज लेफ्टिनेंट कमांडर वाइदा प्रिज्म, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। वाइदा प्रिज्म क्या थी? एक लेफ्टिनेंट कमांडर थी और नेवी में, जो इंडियन नेवी थी उसमें ये डॉक्टर थी। सी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, ये पहली महिला है जो परेड को लीड की हैं। देखिए आप फिगर में देख सकते हो, ये वाइदा प्रिज्म है, ये पहली महिला है जो परेड को लीड की हैं। सी कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी, दिस इज राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ये वाइदा प्रिज्म है वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये थाना मंडी गांव की रहने वाली हैं, जिनका जो जिला है वो क्या है? कौन से जिला की? राजौरी जिले के रहने वाली हैं। और ये कहाँ पड़ता है आपका? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। उनके गांव का क्या नाम है? तो थाना मंडी नाम है। ये क्या थी? एक लेफ्टिनेंट कमांडर, उसमें वो इंडियन नेवी में डॉक्टर थी। ये था वाइदा प्रिज्म के बारे में। उसके बाद देखिए मिड डे मील की हम बात करेंगे। ये बच्चों के लिए होता है मिड डे मील, क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए होता है। जो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी वो किसके लिए शुरू की गई थी? तो क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए। एवरी चाइल्ड राइट्स, ये सभी बच्चों का हक है। जो क्लास 1 से 8 तक के बच्चे होते हैं, ये मिड डे मील उनके लिए है। सभी बच्चों का हक है मिड डे मील के लिए। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1 से लेके 8 तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पका हुआ और गर्म खाना देना। पका हुआ और गर्म खाना मिलना चाहिए, यह सभी बच्चों का अधिकार है। जो मिड डे मील है वो सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों का हक है। जो बच्चे क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे जो होते हैं, वो सभी बच्चों को मिलना चाहिए। और वो खाना जब मिलता है उनसे क्या होगा कि जो बच्चे होते हैं उनका सर्वांगीण विकास भी होता है। वो खाने के, क्योंकि जो मतलब प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे भी होते हैं, उसमें उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। तो अगर स्कूल में वो प्रोवाइड किया गया है भोजन, तो उससे क्या होगा? उस लालच से बच्चे स्कूल जाएंगे डेली, तो उनसे उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, उससे पढ़ेंगे भी बच्चे और उनका सर्वांगीण विकास भी होगा और उनका पेट भी भर जाएगा। तो ये जो मिड डे मील है वो सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चों का हक है मिड डे मील के लिए। उसके बाद देखिए हम टाइगर की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे बाघ की। देखिए इनके क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाघ कितना गुना अधिक देखता है रात में? तो 6 गुना। बाघ 6 गुना अधिक देखता है रात में। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में कंपन को भी भाप लेती हैं। जो बाघ की जो मूछें होती हैं ये हवा में जो कंपन होती है उनको भी ये भाप लेती हैं। बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। जो ये मूछें होती हैं इनसे क्या होता है? उनकी स्थिति, सही जो स्थिति होती है उसका पता चल जाता है। यहाँ पे कितने गुना बेहतर देख सकती हैं अंधेरे में?
बाघ अंधेरे में 6 गुना अधिक बेहतर देख सकती हैं। उसके बाद देखिए, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ क्या करते हैं कि मूत्र से पहचानते हैं, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उसे बाघ की मर्जी होती है। वो कैसे पहचानते हैं? तो बाघ के जो मूत्र होते हैं उससे पहचानते हैं। उसके बाद देखिए, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ की जो आवाज होती है वो समय समय पर बदलती रहती है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज निकालते हैं। कभी कराहना तो कभी गुर्राना, कभी कराहने में आवाज निकालते हैं तो कभी गुर्राते रहते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो बाघ गुर्राते हैं वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में भी अंतर को भाप लेते हैं। उसके बाद क्या देखिए, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। जो बाघ के कान होते हैं वो आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ये था बाघ के बारे में। ये अंधेरे में 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद देखिए चींटी के बारे में। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखे होंगे आपने अपने घरों में कि जो चींटियां होती हैं वो एक कतार से चलती रहती हैं, एक लाइन बनाकर चलती रहती हैं, क्योंकि वो पीछे कुछ छोड़ देती हैं। उसी से जो पीछे की जो चींटियां होती हैं वो उनके पीछे पीछे चल देती हैं। जो पदार्थ छोड़ती हैं उनको सूंघ करके वो उनके पीछे पीछे चल देती हैं। अब रेशम के कीड़ा की बात करेंगे। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ लेता है। ये था चींटी के बारे में और रेशम का कीड़ा के बारे में था। अब मच्छर की बात करेंगे। देखिए, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से और पैर के तलवे से हमें ढूंढ लेता है। कौन ढूंढता है? तो मच्छर हमारे पैर के तलवे और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उनको हर चीज कैसी दिखती है? सफेद और काली दिखती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाते हैं। सांप के जो कान होते हैं वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, उसमें छोटा सा छिद्र होता है, होल होता है, और जो जमीन पर जो कंपन होते हैं, कंपन से वो आहट से वो पहचान लेते हैं कि कोई आ रहा है, वो फील कर लेते हैं कंपन से। उसके बाद ब्रेले स्क्रिप्ट की बात करेंगे हम, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ब्रेले स्क्रिप्ट की बात करेंगे। ब्रेल के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ के रहने वाले थे ये। तो ब्रेल को एक नुकीली औजार से उभरे हुए बिंदुओं या डॉट्स भी बोल सकते हो कि पत्ती बनाकर मोटे मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ये ब्रेल के बारे में है। यहाँ पे ब्रेल लिपि वो कितने बिंदुओं पर फिक्स होता है? तो 6 पॉइंट बने होते हैं, 6 बिंदुओं पर फिक्स होता है। ब्रेल को
एक नुकीली औजार से, कैसे? नुकीली औजार से उभरे हुए बिंदुओं को पंक्तियों में बनाकर 6 पॉइंट होते हैं ऐसे, ये 6 पॉइंट होते हैं, ये उभरे हुए होते हैं, उनसे मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली, इस पे जो उंगली फेरते हैं तो उससे क्या करते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि कितने पॉइंट्स बने हुए हैं। ये था ब्रेल के बारे में। यहाँ पे देखिए, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित है? ब्रेल लिपि तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। कितने बिंदुओं पर आधारित होता है? तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। स्टेथोस्कोप के बारे में यहाँ पे बात की गई है। दिल की धड़कन को सुनने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप। दिल की धड़कन को सुनने के लिए यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप। हॉट ब्लो कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हॉट ब्लो हॉट कोल्ड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में बात किया गया है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। जो ये भीमराव अंबेडकर हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। भारतीय संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो ये बाबा साहेब अंबेडकर। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। कौन से? वो जो फिल्म है उसका क्या नाम है? देखिए, इंडिया अनटच्ड। उसके बाद क्रोटोन पौधा के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटोन के पौधे संकेत देते हैं। मिट्टी के सूख जाने पर, ये देखिए पौधा जो है आपका, ये क्रोटोन का पौधा है। ये मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटोन के पौधे संकेत देते हैं। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटोन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं। ये जो पौधा होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक नहीं जाती हैं ज़्यादा। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटोन की पत्तियां झुक जाती हैं या मुरझा जाती हैं। जो उनकी पत्तियां होती हैं ये क्रोटोन की, ये मुरझाने लगती हैं और नीचे के साइड झुक जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं होती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं होती हैं। और ये क्या संकेत देती हैं? क्रोटोन का जो पौधा होता है मिट्टी के सूख जाने का संकेत देती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटोन जो पौधा होता है वो संकेत देता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो था सारे इम्पोर्टेंट थे। अब फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछता है एक एक नंबर में। तो आज का हम जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।